Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Ojas Shankar from HIS and today I am back with the analysis of Hindu newspaper of 4th of May 2024. तो आज भी मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और देखेंगे कि कैसे इन आर्टिकल्स की मदद से हम लोग अपनी यूपीएससी जर्नी को सप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो तीनों आर्टिकल्स आज मैंने लिए हैं, ये एडिटोरियल पेजेस के आर्टिकल हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आर्टिकल काइंड ऑफ थिंग हो जाता है। इनके बिटवीन द लाइंस स्टडी करने वाली चीजें इन आर्टिकल्स में थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। तो पहला आर्टिकल जो है वो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेके है और उसमें यूएस के रोल को लेके है। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर पेपर पढ़ रहे हैं तो ये आर्टिकल आपको बहुत ज्यादा कोरिलेटेड लगेंगे कि पहले भी इस तरीके की बातें, सिमिलर काइंड ऑफ आर्टिकल्स हिंदू में आ चुके हैं। ओके, बट ये आर्टिकल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक बार फिर से मैं हॉलिस्टिक तरीके से इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन आप लोगों के सामने कर सकूं। ठीक है, दूसरा आर्टिकल है ये कि दिस ईयर एसडीजी गोल, दिस इज द ईयर टू गेट बैक एसडीजी गोल ऑन ट्रैक। मतलब एसडीजी गोल्स को किस तरीके से हम लोग वापस से ट्रैक पे ला सकते हैं, किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आगे काम होना चाहिए, उसके बारे में ये बात है। और बहुत अच्छा आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी देखेंगे और इंडिया ने क्या क्या कैसे कैसे अचीव किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट जो आर्टिकल है वो है पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल राइज इट्स रीजनल डिक्लाइन। मतलब ग्लोबली इंडिया का पावर बढ़ रहा है, रीजनल लेवल पे साउथ एशिया के लेवल पे इंडिया का पावर घट रहा है। इस बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वाले आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल। ठीक, तो चलिए फिर आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट आर्टिकल है, Spanish policy mismatch. US must not arm Israel while asking to halt Gaza strikes. मतलब ये जो आर्टिकल है ये एडिटोरियल, मतलब कि हमारे एडिटर साहब ने लिखा हो हिंदी न्यूज में। इनका कहना है कि यूएसए जो है वो कह रहे हैं इसराइल को कि भाई इसराइल, तुम मत अटैक करो गाजा के ऊपर, मत अटैक करो, छोड़ दो। भाई बहुत सारे लोगों की वहां पे जान चली गई है इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते। बट ऑन द अदर हैंड इसको जो है आर्म सप्लाई कर रहा है, इसको वेपन सप्लाई कर रहा है। अब बताओ, अब एक तरफ से आप इसको आर्म सप्लाई करोगे, वेपन सप्लाई करोगे, दूसरी तरफ आप कहोगे कि भाई तुम युद्ध छोड़ दो। ऐसा पॉसिबल है क्या? ये सही चीज है क्या? यही हिपोक्रेसी यूएस की जो है ये पूरे वर्ल्ड में चलती, अलग अलग जगहों पे ये ह्यूमन राइट के नाम पे कभी यूज कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे वही अंडरटोन है इस आर्टिकल का। कैसे यूएस ने अफगानिस्तान में वॉर क्यों किया? कि उसको ओसामा को मारना था, ओसामा बिन लादेन। आप वहां घुसे, वहां पे तबाही मचाई, तालिबान को हटाया। ओसामा को मिला भी नहीं वहां पे पाकिस्तान में, ओसामा को मारा। वहां से बाद में जब आप वापस आए, वहां की गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो गई, लोग मारे जा रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आपका ह्यूमन राइट्स कहाँ चला गया था? डेमोक्रेसी के नाम पे आप कहीं भी घुस के कहीं भी अटैक कर देते हो, उस समय आपका ह्यूमन राइट कहाँ जाता है? यही सवाल यहाँ पे अंडरटोन में पूछा गया है। ठीक है, लीबिया में अटैक कर दिए आप, यहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वैसा कुछ मिला भी नहीं। तो इन्हीं बातों के बारे में जब वॉर स्टार्ट हुआ ये इसराइल हमास, पहले हम लोग मैप पे आते हैं आगे। ये वाला जो रीजन, ये जो इलाका है, ये इसराइल का एरिया है। क्या है? ये जो रीजन है, ये इसराइल फिलिस्तीन का इलाका है। यहीं पे ये दोनों देश हैं। तो यहाँ पे जो है, ये वाला जो एरिया है, ये है गाजा स्ट्रिप। और ऊपर साइड में इधर इधर साइड पे है अपना गोलन हाइट्स। ओके, यहाँ गोलन हाइट्स है और यहाँ पे इधर गाजा है। अब इन्हीं दोनों इलाकों को लेके अभी ज्यादा टेंशन वाली बात है, क्योंकि जो गाजा स्ट्रिप है, असली लड़ाई यहाँ पे ही चल रही है इसराइल और हमास के बीच में। क्योंकि हमास जो है वो गाजा के आसपास से सिचुएटेड है
और रिटेलिएशन वाला जो अटैक इसराइल करता है वो गाजा के आसपास करता है, उसके चलते गाजा में रहने वाले लोग मरते हैं। अब हुआ क्या था, आप लोगों को मालूम ही होगा कि पहले हमास ने वहाँ कोई फेस्टिवल था 7 अक्टूबर को इसराइल में, उसी दिन अटैक कर दिया अचानक से, जिसमें बहुत सारे इजरायली सिटीजन्स मारे गए। उसके रिटेलिएशन में फिर इसराइल ने अटैक्स किए। अभी भी इसराइल के बहुत सारे सिटीजन्स हमास के कब्जे में हैं, बहुत सारे उसके होस्टेजेस हैं अभी भी। उस समय यूएस ने, मतलब जो बिडेन ने अनकंडीशनल सपोर्ट देने की बात की कि वी विल सपोर्ट इसराइल अनकंडीशनली इन दिस वॉर। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो इशू बिगड़ते जा रहा है, वॉर प्रोलॉन्ग होते जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होते जा रहा है सॉल्व होने की जगह, तो उन पे प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। ओके, तो जब प्रेशर आना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने रोका, मतलब रोकने की बात की कि भाई मत करो, छोड़ दो, रहने दो। लेकिन इसराइल सुनने वाला थोड़ी है किसी की। जब इसराइल के इंटरनल सिक्योरिटी पे मामला आ गया, इसराइल के नेशन पे मामला आ गया, वो लोग नहीं सुनने वाले हैं किसी की, और सुनना भी नहीं चाहिए किसी की। ठीक है। ये हुआ तो इसके चलते ब्रिटेन पे प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ। उसका और क्या हुआ कि अब देखिए, कुछ लोग हमेशा ऐसे हर जगह पे रहते हैं जो अपने अपने बेसिस पे एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। भारत में भी आप देखेंगे तो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेके एक तबका है जो इसराइल का समर्थक होगा। ठीक है, वो कहेगा इसराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है। दूसरा तबका होगा जो हमास का समर्थक भी है, यहाँ पे हमास के समर्थक भी आपको मिल जाएंगे। और एक तीसरा तबका होगा जो वॉर के खिलाफ हो, कहेगा वॉर नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग आपको हर हर एक देश में मिलेंगे। ऐसे लोग यूएस में भी हैं, और यूएस की यूनिवर्सिटीज में इस चीज को लेके प्रोटेस्ट चल रही है, कुछ हमास के समर्थन में, कुछ वॉर के खिलाफ, कुछ इसराइल के सपोर्ट में, बट उसमें से हमास वाली थोड़ी ज्यादा हो गई। इस चीज के चलते एक अलग प्रेशर बना जो बिडेन के ऊपर। और इन सारी चीजों के बीच क्या हुआ कि ईरान में अ, ईरान के जो एक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर थे, उनको दमास्कस सीरिया में इसराइल ने मार दिया। इस चीज के चलते ईरान ने डायरेक्ट अटैक लॉन्च कर दिया इसराइल के ऊपर। अब ये बात का पता जब यूएस को चला कि ईरान अटैक करने वाला है, तो यूएस ने क्या किया, यूएस ने ये इसराइल को यह बात कन्वे कर दी, और सारे मिसाइल्स और ड्रोन जिनसे अटैक हो रहा था उनको न्यूट्रलाइज कर दिए। फिर यूएस ने कहा इसराइल से कि अब मैटर को यहाँ पे खत्म कर दो। बट इसराइल तो इसराइल, इसराइल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं। इनका इन्होंने बोला कि मैं तो राफा पे अटैक करूंगा, मतलब ईरान पे अटैक करूंगा। ठीक है, गाजा पे भी अटैक करूंगा भी, ईरान पे भी अटैक करूंगा भी, इसराइल का कहना। इसी बीच में जो एक हौती रिबेल्स है, आप लोगों ने नाम सुना होगा हाउती रिबेल्स का। ये हाउती रिबेल्स जो है वो यमन में है। ठीक है। अब यमन वाले ये जो हौती रिबेल्स है, ये भी इनडायरेक्टली सपोर्टेड बाई ईरान है। ईरान इनको भी सपोर्ट करता है। अब ये हौती रिबेल्स जो है ये वाले, ये लोग रेड सी के आसपास जो है इसराइल के शिप्स पे, या वेस्ट जो भी देश इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, उनके शिप्स पे अटैक कर दे रहे हैं। समझ रहे हो ये कितना एकदम जंजाल बना हुआ है। एक तरफ यहाँ पे आपका इसराइल है, ठीक, इधर आपका यूएसए है, और बाकी वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज। इधर आपका ईरान हो गया, हमास हो गया, हाउतीज हो गए। अब ये लोगों का आपस में ऐसा चेन बना हुआ है कि एक शिप जा रहा है, उस पर हौती अटैक कर रहे हैं। वो शिप हो सकता है यूएस का हो या यूके का हो, जिसको इसराइल सपोर्ट कर रहा है। हौतीस इस पे अटैक कर रहे हैं, हौतीस को इनडायरेक्ट सपोर्ट ईरान का है, हमास को इनडायरेक्ट सपोर्ट ईरान का है। रशिया भी धीरे धीरे कह रहा है कि भाई आप, अगर ईरान पे अटैक होता है यूएस का तो हम लोग भी बीच में आ जाएंगे। चाइना इसमें अपने अलग मजे लेगा ही लेगा, बैक ऑफ बैकेंड पे बैठ के।
कैसे ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स मतलब यहाँ पे एक अपना वेब बना के बैठी हुई है, ये आपको यहाँ पे समझना चाहिए एक बार। तो और यही चीज यहाँ पे बताई गई कि इतना सब कुछ हो रहा है, और जो बिडेन की पॉलिसी जो थी कि हम मैं तुरंत वॉर खत्म करा दूं, ये चीज फेल होते हुए नजर आ रही है। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है यूएस में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं। और इसी बीच में आपने 17 बिलियन का फंड भी दिया इसराइल को, 17 बिलियन का फंड दिया इसराइल को। और वेपन्स आर्म्स ये तो आप अलग से सप्लाई कर ही रहे हैं। ये वॉर और ह्यूमन राइट के नाम पे आप जो कर रहे हो वो गलत है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। नॉर्मलेंसी बहाल करने के लिए, टू कंट्रोल द सिचुएशन, टू मेक द सिचुएशन अ नॉर्मल सिचुएशन, व्हाट इज नीडेड इज परमानेंट सीज फायर। परमानेंट सीज फायर होने की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये तभी हो सकता है जब यूएसए खुल के इस चीज के लिए आए कि भाई परमानेंट सीज फायर करो, खत्म करो लड़ाई। तो क्या यूएस आएगा ऐसे में खुल के या नहीं आएगा, वो तो यूएस समझे। लेकिन एज ए ह्यूमनिटेरियन पर्सपेक्टिव आना चाहिए। अभी यूएन यूएनएससी में जब मैटर आया कि फलस्तीन को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो उस पे वीटो लगा दिया यूएस ने। यूएस ने कहा कि भाई ये इन लोगों का इंटरनल मैटर है, पहले इनको इंटरनली सॉल्व कर लो। तो यूएस अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से खेल रहा है। क्या ये समझने की है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का लॉस हो रहा हो तो वो है ह्यूमंस का। लोग मारे जा रहे हैं, और जो लोग मारे जा रहे हैं उनमें से नहीं नहीं भी ना, तो 60 to 70% मिनिमम, मिनिमम इतने लोग जो है वो इनोसेंट है। मिनिमम इतने लोग इनोसेंट। इसके लिए वॉर रुकना चाहिए। जो मैंने 3 प्रकार के लोग बताया ना कि इसराइल के सपोर्टर, हमास के सपोर्टर, और जो वॉर नहीं होना चाहिए, हम लोगों को एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट वही तीसरी कैटेगरी में फॉल करना। वॉर नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी सॉल्व्ड विथ डिप्लोमेटिक अप्रोच। ओके। तो आई होप ये आर्टिकल आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा। इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एक बार रिवाइज हो गई होगी फिर से। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल। और अगला आर्टिकल जो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि दिस ईयर इज टू गेट द एसडीजी गोल बैक ऑन ट्रैक। अब देखिए, यहाँ पे 2 कीवर्ड है। दिस इज द ईयर और एसडीजी गोल्स। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब वैसे गोल्स जिनको हमें समय के साथ डेवलप करना है, जो हमारे सस्टेनेंस के लिए, जो गोल्स का पूरा होना जरूरी है। और ये 17 गोल्स हैं, कुल मिला के 17 गोल्स है जिनको फुलफिल करना चाहिए 2030 तक। मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या स्टेज। बट दिस ईयर क्यों, इसी साल क्यों इंपॉर्टेंट है ये एसडीजी गोल्स को बैक ऑन ट्रैक। इस साल लगभग 60+ नेशंस में इलेक्शन है। 60+ नेशंस में वोटिंग होने वाली, वहां पे सरकारें चुनी जाएंगी। एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर मेन एजेंडा का हिस्सा बनते हैं, तो ये हमारे ओवरऑल ग्लोबल डेवलपमेंट की अच्छी चीज। तो आइए पहले देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, ये 2015 में पेरिस में accept किया गया था। ठीक है। और ये गोल्स क्या क्या है कि हमें पॉवर्टी खत्म करनी है, हमें हंगर खत्म करना है, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छे हेल्थ की तरफ आगे बढ़ना है, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना है। जनरल इक्वालिटी मतलब आप देखिए, सबसे पहले ये सस्टेनेबल वे में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को खुद डिजाइन किया है। सबसे पहले गरीबी हटाओ। जैसे गरीबी कम होगी तो लोगों के पास खाना आएगा, खाना मिलेगा।
तो फूड इज बेसिक थिंग। और ये जब खाना मिलेगा तो गुड हेल्थ अपने आप आने लगेगा। ठीक है, तो ये गुड हेल्थ हो गया। और जब हेल्थ मिल गया, खाना मिल गया, गरीबी हट गई, तब अब क्या चाहिए हमें डेवलप होने? एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ो। अब जब एजुकेशन आ गया, अवेयरनेस आ गई, आप भी देखोगे जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में आ गए तो आपको ज्यादा समझ में आने लगी जब चीजें, तो आपका अलग अलग सेक्टर्स के प्रति, वीकर वल्नरेबल सेक्शंस के प्रति एक इम्पैथी सिंपैथी बढ़ती है। इसलिए चीजें जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ती है। ओके। अब जेंडर इक्वालिटी भी बढ़ गई, तो अब क्या चाहिए हमें? क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर अलॉन्ग विद सैनिटेशन। क्योंकि सिर्फ मेल्स को ही नहीं और सिर्फ फीमेल्स को ही नहीं, दोनों जेंडर्स को सैनिटेशन तो क्लियर चाहिए ना। अब जैसे हमारे यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ, तो ये भी एक सैनिटेशन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए ही है। अब सैनिटेशन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, तो इन्वायरमेंट को और कैसे क्लीन कर सकते हैं? तो क्लीन एनर्जी चाहिए भाई। तो क्लीन एनर्जी कैसे आएगा? पीएम कुसुम, पीएम उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, ये सब क्लीन एनर्जी के लिए आया। हमने अपना एसडीजी गोल, जो एसडीजी, जो हमारा एनडीसी टारगेट है, नेशनली डिटरमाइंड टारगेट जो था कि हम लोग 50% नॉन फ्यूल से लाएंगे 2030 तक, तो ये हमारा अफोर्डेबल एनर्जी की तरफ एक कदम बढ़ा। अब जब इतनी चीजें हो गई तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए भाई, पैसे भी बढ़ाने होंगे, इंडस्ट्री को भी बढ़ाना होगा। पैसे कैसे बढ़ेंगे? इंडस्ट्री से बढ़ेंगे। और जब ये सारी चीजें होंगी तो इनइक्वालिटी अपने आप रिड्यूस होने लगेगी। ओके। और फिर अच्छे शहर बसेंगे। अब मान लीजिए कोई आके दिल्ली में काम कर रहा है, वो स्लम के एरिया में रह रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, स्लम में रह रहा है, उस पर्सन को सस्टेनेबल लिविंग चाहिए ना। उस पर्सन को ऐसा जगह दो कि जहाँ को आराम से रह सके, सस्टेनेबल लिविंग मिलेगी उसको। फिर रेस्पॉन्सिबल, वो फिर इतनी चीजों के बाद वो पर्सन को खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होगी, कैसे कंज्यूम करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। तब जाके फिर वो क्लाइमेट एक्शन पे काम शुरू करेगा। जब क्लाइमेट एक्शन पे काम शुरू होगा तो पानी के नीचे पे काम होगा, पृथ्वी पे काम होगा, दोनों पे काम होगा। और उसके बाद पीस बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, और लास्ट में जो है पार्टनरशिप करेंगे अलग अलग देश एक दूसरे के साथ गोल्स को फुलफिल करने के लिए। यही है जो कुल मिला के 17 एसडीजी गोल्स हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इन गोल्स में इशू क्या आ रहा है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, इसने 2015 में इस गोल को किया था। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहेगा जिसमें 17 टारगेट्स हैं। ये 17 टारगेट्स मैंने बता दिया। और 169 स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उनके अंडर में है, कि वो जेंडर इक्वालिटी में वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स और ये सब ऐसे ऐसे करके आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसको 2030 तक अचीव करना है। और ये इंटरनेशनली कोई बाइंडिंग नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग ट्रीटी, कि सारे देश को अपना अपना एक नेशनली डिटरमाइन करना है कि हम इतना काम कर सकते हैं और इतना काम कर सकते हैं, और उसी बेसिस पे वो लोग आगे बढ़ेंगे। बट इश्यू क्या आ रहा है कि ये जो प्रोग्रेस है ना इसकी, वो बहुत स्लो है। और इस प्रोग्रेस का जो ट्रैक है, मतलब प्रॉपर वे में उसकी ट्रैकिंग भी नहीं हो रही है। और वो जो प्रोग्रेस है वो खुद ऑफ ट्रैक भी चल रहा है। मतलब समझ पा रहे हो आप? कि एक तो प्रोग्रेस ट्रैक नहीं हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है, उसका एडिक्वेट डेटा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज, तो जो प्रोग्रेस है जहाँ डेटा मिल रहा है वहां भी ऑफ ट्रैक है, मतलब वो स्लो है। स्लो होने के पीछे का कारण क्या क्या है? कारण में से सबसे बड़ा कारण था, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड इट वाज कोविड 19 एंड अदर ग्लोबल क्राइसिस। अब कोविड 19 तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि भाई आया तो था, बट अदर ग्लोबल क्राइसिस क्या है? अदर अदर ग्लोबल क्राइसिस में आता है आपका रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, फिर आपका इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, या अदर ग्लोबल क्राइसिस। क्या है? और इस चीज के चलते जो है इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी सब सफर कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वॉर चल रही है भाई, वहां पे आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने की बात करोगे? वहां पे आप कौन सा क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड कौन देखता है? वहां पे लोग एक दूसरे को जब मारने पे पड़े
कि जान के दुश्मन है, वहां पे किस बात का लाइफ ये वहां पे फेल हो जाता है। ये ग्रेट कंसर्न। ये सोचने की बात है बहुत कि भाई आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पृथ्वी पे रहने वाले ह्यूमंस के लिए ही कर रहे हो, एनिमल्स के लिए ही कर रहे हो, बट जब आप खुद खुले तौर पे हथियारों की मदद से ह्यूमंस को मार रहे हो, फिर इस एसडीजी गोल का क्या मतलब? क्या है? अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आपने रोक भी लिया और गोली से ही एक दूसरे को मार दिया, बम से ही एक दूसरे को मार दिया, तो फिर क्या फायदा उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का? क्या फायदा वैसे चीजों का, जिन चीजों को ह्यूमंस ने अपने डेवलपमेंट के लिए ही किया था, और अब ह्यूमंस ही नहीं रहे। तो सबसे पहले तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने की जरूरत है। ओके। अब 2023 में ये रिपोर्ट आई थी, यूएन एसडीजी रिपोर्ट 2023। इसने 5 की एरियाज को आइडेंटिफाई किया था जिसपे अर्जेंट नीड है, जिसपे काम करना ही करना होगा जल्दी से जल्दी। वो क्या है कि कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू 7 ईयर ऑफ एक्सलरेटेड सस्टेन्ड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस टू डिलीवर ऑन प्रोमिसेस ऑफ एसडीजी। मतलब जो गवर्नमेंट का एक वो होना चाहिए, एक्सलरेटेड वर्क होना चाहिए। गवर्नमेंट को तेजी से काम करना पड़ेगा, पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। दूसरी चीज, कंक्रीट इंटीग्रेटेड एंड टारगेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज, नई पॉलिसीज लानी होंगी जिससे पॉवर्टी का रिडक्शन हो सके, इनइक्वालिटी हट सके, और वॉर, एंड द वॉर ऑन नेचर, नेचर के साथ जो हम युद्ध लड़ रहे हैं, इन्वायरमेंट को जो हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं, उसको खत्म करना होगा। तभी जाके आप सभी को अधिकार दे सकते हैं, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड अदर वल्नरेबल सेक्शंस। फिर आप अपनी सब नेशनल कैपेसिटी को बढ़ाइए, अपने नेशन की कैपेसिटी को हर सेक्टर में बढ़ाइए, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज कीजिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग कीजिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट कीजिए। अब जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ही एक वॉर के आसपास घूम रही है, कहाँ से हो पाएगा ढंग से कोलैबोरेशन? ठीक है, ये करने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ओके। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है सारी। अब देखिए यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है कि एक रिसर्च हुआ, और उस रिसर्च में साइंटिफिक एविडेंस ऑन द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बात वहां पे इसी चीज पे रिसर्च किया गया, और उसका रिजल्ट जो आया उसको पब्लिश किया इस जर्नल में जिसका नाम है नेचर सस्टेनेबिलिटी। उसके 2022 सितंबर में इसको पब्लिश किया गया। और जो ऑथर थे उन्होंने 5 डायमेंशंस को स्टडी किया कि क्या साइंटिफिक एविडेंस क्या है पॉलिटिकल इम्पैक्ट का। इसमें ग्लोबल गवर्नेंस, डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम, इंटीग्रेशन एंड कोहेरेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज, इंक्लूसिवनेस ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल लेवल, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, इन सारी चीजों को देखा गया। आइसोलेटेड तरीके से भी देखा गया और कंबाइंड वे में भी जब चेक किया गया, तो क्या मिला कि उसके चलते भाई बात तो सही है, इफेक्ट तो पड़ रहा, लेकिन ये जो इफेक्ट है वो डिफ्यूज हो जाता है क्योंकि एविडेंस ही इतने कम है। ग्लोब ग्लोबली गोल की सेटिंग ही इतनी खराब है, हर देश ने अपने अपने तरीके से ऐसे टारगेट्स रखे हैं जो टारगेट्स को ट्रैक भी वो लोग ढंग से नहीं। इस चीज के चलते जो है वो डायरेक्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जैसे इंडिया का एग्जांपल लेके हम लोग यहाँ से इंडिया ने हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम लाई। ठीक है। इस ये भी तो एक हमने सस्टेनेबल सिटी डेवलप करने की तरफ, पॉवर्टी हटाने की तरफ एक अपना कदम बढ़ाया। अब हमारे पास इसका एक ट्रैक है, एक डेटा। बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होंगी जिन्होंने, अगर ऐसी कोई स्कीम लाई भी है, तो उसका भी कोई उनके पास डेटा नहीं है। हमने स्वच्छ भारत अभियान लाया सैनिटेशन के लिए, स्वच्छ भारत अभियान आया हमारा, अर्बन भी आया, रूरल भी आया। ठीक है। अब हमारे पास डेटा है कि कितने विलेजेस ओडीएफ फ्री हैं, कहाँ पे अभी भी ओडीएफ को सही तरीके से उसका प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है। अब
जब डेटा है तो डेटा के बेसिस पे हम लोग आगे का काम कर सकते हैं, बट बहुत सारे देशों के पास डेटा ही नहीं है। दैट शोज की पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसा होता है, जब पॉलिटिकल पॉलिटिकल विल नहीं हो उस चीज को करने की, तो वो चीज अच्छे से नहीं हो सकती। ठीक है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना, वो एक दूसरे से बहुत कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। आपने देखा भी होगा अभी जब मैं बता रहा था। और ये अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स नहीं है, क्या है, बट इनमें अगर एक पे आप काम करोगे ना, अगला वाला इससे अफेक्टेड जरूर है। अगर आप किसी को घर देते हो, क्या है, अगर किसी को एक पक्का मकान मिलता है, तो वो पर्सन, वो इंडिविजुअल पॉवर्टी से बाहर तो अपने आप निकल जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि उसको पक्का मकान मिल पा रहा है। उसको रेंट नहीं देना होगा कहीं, उसके कुछ पैसे बचेंगे। जब उसके वहां से कुछ पैसे बचेंगे तो वो अपने खाने पे लगाएगा, हो सकता है अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाए। तो आपका तीन चार गोल तो ऐसे ही फुलफिल हुआ ना। पहले उसकी पत्नी को या उसकी बीवी को दूर से जाके पानी भर के लाना पड़ता होगा, अब अगर उसके घर में पक्का मकान में वाटर सप्लाई आ रही है, तो उसको प्रॉपर वाटर मिल रहा है। उसके घर में अगर टॉयलेट है तो उसको सैनिटेशन मिल रहा है। समझ रहे हैं? इस तरीके से हमें देखना होगा इंटीग्रेटेड वे। दूसरी चीज क्या है, अब दूसरे कंटेक्स्ट में देखें कि एक और यूएन की रिपोर्ट आई थी, फ्यूचर इज नाउ इन 2019। इन्होंने बताया है कि ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल कितना है इस 2030 एजेंडा। ये जितने भी रिपोर्ट्स का नाम है, इन सारे रिपोर्ट्स का नाम आप एक जगह अलग से नोट करके रख लेंगे, बिकॉज आपके मेंस के आंसर इन रिपोर्ट्स को अगर आप कोट करते हो, नाम लिख देते हो इन रिपोर्ट्स का, तो काफी बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। यही चीज यहाँ पे कहा गया है कि एक उसका ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है, उसके चलते सिस्टमिक अप्रोच अपनाया जा रहा है, जो आइडेंटिफाई होगा, जिसके चलते ट्रेड पर सारी चीजें बढ़िया हो सकती है। बट उसके लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। कि और क्या है कि ये चार लेवल पे आता है। कौन कौन से लेवल पे भाई? गवर्नेंस के लेवल पे, कि गवर्नमेंट पहले रूल लाए, उस पे उसके इम्प्लीमेंटेशन कराए। फिर इकोनॉमी के लेवल पे, कि इकोनॉमी उस हिसाब से उसको फंड मिले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो उस हिसाब से, फाइनेंस मिले, मतलब, और लोकल गवर्नेंस तक चीजें जाए, पंचायती राज तक चीजें जाए, और इंडिविजुअल एक्शन प्लस कलेक्टिव एक्शन दोनों हो। तो एक पर्सन तो अकेला काम कर नहीं सकता है। एक पर्सन भी काम करे और पूरा गांव भी मिलकर काम करे, पूरा शहर मिलकर काम करे, जैसे हमने लॉन्च किया लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने जो मतलब, जब आप लाइफ जैसी स्कीम को लॉन्च करते हो, तो ये अकेले की बात नहीं है, ये कलेक्टिव बात है। और ये अकेले की भी बात है। दोनों चीजें यहाँ पे आपको लगेंगी। ठीक है। और क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है पोस्ट। और हमें अगर ये गोल्स को फुलफिल करना है, तो हमें ग्लोबल पार्टनरशिप को बढ़ाना होगा, कोलैबोरेशन को बढ़ाना होगा, इंटीग्रेटेड पाथवे को डेवलप करना होगा। क्या, जैसे जो एक रिपोर्ट आई थी, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लडलैंड रिपोर्ट, जिसको शायद ब्लडलैंड ही कहते होंगे, तो ब्लडलैंड ही कहते हैं। आवर कॉमन फ्यूचर, इसी के बेसिस पे आगे चल के बहुत सारा काम हुआ था, यूएस सीसीडी, यूएनसीईडी, ये सब का फॉर्मेशन, ग्लोबल अर्थ समिट, ये सब हुआ। ये रिपोर्ट जो आई थी, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे के अंडर में रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था। ये शो करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना जरूरी है। तो हमें इन सारी चीजों पे फोकस करना होगा, इफ वी वांट टू ओवरऑल डेवलप आवर ह्यूमैनिटी, आवर ग्लोब, आवर वर्ल्ड, देन वी विल हैव टू फोकस ऑन दिस एसपीजी गोल। नहीं तो 2030 के बाद चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। यहाँ पर ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो इशू और बढ़ जाएगा, गरीबी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्लाइमेट रिफ्यूजी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे जो मैंने शुरू में बताई थी, वो लास्ट में लिख रहा है
2024 इलेक्शन ईयर है, 64 कंट्रीज में हो रहा है इलेक्शन। मतलब 49% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो पोल्स में जाएगी, तो ये चीज मेन एजेंडा का हिस्सा होना चाहिए। हमारे यहाँ भी चुनाव हो रहे हैं भारत में। अब हम, आप लोगों ने अगर सुना हो कहीं कि किसी नेताजी ने अगर ये बोला हो कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 100% फुलफिल कराऊंगा, तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। और ये इसलिए नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि हम जाति से, हम अपने कास्ट सिस्टम से, रिजर्वेशन पॉलिसी पे वो बात कर लेंगे तो हम लोग, कोई एंटी जाएगा, कोई पहुंच जाएगा, कोई कास्ट पे बात कर लेगा, कोई हिंदू मुस्लिम पे बात कर लेगा, कोई ये खतरे में है, वो खतरे में है, ऐसा है वैसा है। इन सारी चीजों से ऊपर उठ के जब हमें डेवलपमेंट के बारे में सोचना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में देखना होगा, उसको मैंने एजेंडा में सच में लाना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को मुद्दा बनाना होगा, तभी जान सही डेवलपमेंटल पाथ पे हम लोग चल पाएंगे। So now moving on to last article of the day, the paradox of India's global currency, its and its regional decline. देखिए, इस आर्टिकल को लाइन बाय लाइन तो मैं नहीं समझाऊंगा, आपको मैं एक इसका ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि लाइन बाय लाइन समझाओगे ना, बहुत सारी चीजों को इसमें रिपीट। इस आर्टिकल का बेसिकली कहना है कि भारत जो है वो आज के डेट में ग्लोबली बहुत पावर गेन कर रहा है। ग्लोबली हम लोग इतना स्ट्रांग प्रेजेंस कभी नहीं रख पाए थे। इंडिया का एक ग्लोबल प्रेजेंस आज के डेट में बना है, क्यों बना है? क्योंकि हमारे, और उसका प्रूफ क्या है कि हमारे बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम लोग का बहुत तगड़ा मिलिट्री फोर्स है, और यंग डेमोग्राफी है। और इन सारी चीजों का हम लोग फायदा कैसे उठा रहे हैं, कैसे इन चीजों के चलते पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है? तो G20 में हमने इतना अच्छा लीडरशिप करके शो किया, एक मैसेज गया पूरे वर्ल्ड में कि भाई इंडिया जो है वो अब पहले की तरह नहीं रह गया, इंडिया अभी बढ़िया डेवलप कर रहा है। G7 में हमें इनवाइट किया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, क्वाड हो, ब्रिक्स हो, इन सब में हमारा एक बढ़िया प्रेजेंस है, हमारी एक वेटेज है। ठीक है, इंडिया को लोग अब सीरियसली लेते हैं। और यूएनएससी का मेंबर नहीं होने के बावजूद भी कितने सारे बड़े बड़े मुद्दों पे भारत ने अपनी बातों को बहुत मुखरता से रखा है। ओके, बट द इशू इज, इंडिया का जो रीजनल पावर मतलब जो साउथ एशिया में भारत की पावर, जो रीजन है, इस रीजन में जो भारत की पावर थी, ये कमजोर पड़ रही है। रीजन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, आपका बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इन सारे देशों पे आपकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। मेन इसका फोकस ये है कि यहाँ मालदीव्स ने जो अभी इशू क्रिएट किया कि हमारे जो वहाँ के 25-30 सोल्जर्स हैं उनको वहां से हटाओ, इंडिया और कैंपेन चलाओ, इस चीज के चलते ये चीज ज्यादा भड़क गई कि भाई इंडिया का क्या रीजनल पावर कमजोर पड़ रहा है। पाकिस्तान में जो इशू हो रहा है, म्यांमार में अभी तक मिलिट्री कूप है, वहां पे भी भारत अभी तक कुछ वे फॉरवर्ड क्रिएट नहीं कर पाया है। यही सारी चीजें इस आर्टिकल में कही जा रही है कि आपने, जो आपके क्लोज नेबरहुड की कंट्रीज थी, उन पे आपका फोकस छूट रहा है, उनसे आपका हाथ छूट रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन है चाइना। ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ा। चाइना जो है वो इन सारे देशों को लोन दे दे के उनसे अलग अलग डील साइन करवा ले। और चाइना कोई डील साइन कराए, दैट मीन्स वहां पे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना मिलिट्री प्रेजेंस बना लेगा, सर्वेलेंस के लिए उस चीज का इस्तेमाल करेगा ही करेगा, वो फिक्स बात है। तो यही चीज यहाँ पे कही गई। उसमें आप ग्लोबल प्रोमिनेंस तो कमा लोगे, बट घर के आसपास जब आपकी इज्जत नहीं है, आपके नेबरहुड में आपको अगर इज्जत नहीं मिल पा रही, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है।
आप आज के डेट में यूएस के साथ मिलकर कुछ काम करते हो, आप आज के डेट में रशिया के साथ मिलकर कुछ काम करते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट जो रीजनली, मतलब साउथ एशिया में आप नहीं कर पा रहे हो सबके साथ बढ़िया से कोलैबोरेट, आप जो है पावर का बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस इंडो पैसिफिक में है। इंडो पैसिफिक क्या होती है? ये जो रीजन है ना पूरा, ये वाला जो आपको अभी मैप पे नजर आ रहा होगा, दिस होल रीजन इज कॉल्ड इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच रीजन है, इसको इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप अपना नेवल प्रेजेंस यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हो, वेरी गुड थिंग। बट ये जो आसपास का इलाका है भाई, यहाँ पे भी आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। श्रीलंका में चाइना ने अपना एक पोर्ट बना लिया है। भारत ने भी ऑल्दो एक पोर्ट लीज पे लिया है 33 ईयर्स। मैंने डिस्कस किया था, उस पोर्ट का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। म्यांमार के साथ आपको अपने रिलेशन डेवलप करने होंगे। पाकिस्तान तो एक रोग नेशन आपके बगल में बैठा ही है। इधर मालदीव्स हो गया। इन सारे नेशंस पे भी आपको ध्यान देना होगा। आप फिलीपींस के साथ अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करो, विच इज अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। इंडोनेशिया के साथ करो, बहुत अच्छी बात है। बट आपको नेपाल के साथ भी करना होगा, श्रीलंका के साथ भी करना होगा। नेपाल है, वो भी कभी कभी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था बीच में। उस चीज को भी न्यूट्रलाइज आपको करना होगा। ठीक है, कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को आपको बैलेंस करना होगा इफ यू वांट टू बिकम अ ग्लोबल प्लेयर। ग्लोबली तो आपकी इमेज बढ़ ही रही, बट रीजनल लेवल पे होना चाहिए। ओके, क्योंकि चाइना जो है वो अपना प्रेजेंस इंडिया के आसपास बहुत ज्यादा बना रहा है, और यूएस जो है वो धीरे धीरे विड्रॉ कर रहा है इस एरिया से। ग्लोबल पुलिसिंग का काम यूएस धीरे धीरे छोड़ रहा है, और इंडिया का जो टिल्ट है वो इंडो पैसिफिक की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, जब हम, जैसे हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, दैट मीन्स वो पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हमारी पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो ढंग से नहीं फॉलो। हमारी पॉलिसी है लुक वेस्ट पॉलिसी, वो ढंग से फॉलो नहीं हो पा रही। तो ये कैसे फॉलो? सबसे पहली चीज है फॉलो करने के लिए कि हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, सच्चाई को मानना पड़ेगा कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स हैं। और जब प्रॉब्लम्स को आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तब आप अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करो। जब हमारे पास स्ट्रेंथ क्या क्या स्ट्रेंथ है हमारे पास भाई? तो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हमारा सॉफ्ट पावर। ठीक है, हमारे आसपास के बहुत सारे देश बुद्धिस्ट नेशंस, उनसे बुद्धिज्म के थ्रू कनेक्ट करो। नेपाल है, नेपाल एक हिंदू नेशन है, तो वहां पे हिंदू के तहत कनेक्ट करो। श्रीलंका है तो वहां तमिल्स के थ्रू कनेक्ट करो। समझ पा रहे हैं आप बात? इस तरीके से हमें उनके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। और क्या है कि हमें कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी मैरीटाइम स्पेसेस में। हमें अलग अलग आप मिलिट्री, छोटे छोटे से मिलिट्री एक्सरसाइज करा लो, ट्रेड करो उनके साथ, ट्रेड इंक्रीज करो, मिनी लेटरल्स बना लो छोटे छोटे। और जैसे हमारा बिम्स्टेक है, ठीक है, तो बिम्स्टेक पे फोकस करो। ठीक है, एशियान के साथ कनेक्ट बढ़ाओ। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, मिनी लेटरल्स पे फोकस करना पड़ेगा। मिनी लेटरल्स क्या, मिनी लेटरल्स, मिनी मिनी वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, वर्ड्स को तोड़ के देखिए। मिनी मतलब जैसे छोटा छोटा, 4 5 10 देशों का जो ग्रुप होगा उसको मिनी लेटरल कहा जाता है। 3 देश, 5 देश, 10 देश, 12 देश, ऐसा भी छोटा छोटा, तो ये सब मिनी लेटरल। एशियान, बिम्स्टेक, ये सब हो गया आपका, सार्क हो गया आपका, ये सब मिनी लेटरल। ठीक है, न्यू इशू बेस्ड कोलिशन बनो, इशू पे कोलिशन बनो। क्लाइमेट चेंज के लिए भूटान के साथ एक आप कोलिशन बना लीजिए। श्रीलंका के साथ बांग्लादेश का ट्रेड बढ़िया चल रहा है, बांग्लादेश के साथ ट्रेड रिलेटेड कुछ बना लीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तभी जाके आप अपने आसपास के छोटे छोटे नेबर्स को बढ़िया से ख्याल उनका रख पाएंगे, और वो भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। आप यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इनके साथ तो बढ़िया एंगेजमेंट कर रहे हो, बट श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, इनके साथ भी आपको अच्छे से और एंगेजमेंट करना होगा। इन देशों की भी नीड्स को समझना होगा, आपको भी अपनी नीड्स को इन देशों को समझाना होगा। बिकॉज जो चाइना है वो एक
रीजनल ग्रैंड स्ट्रेटेजी बना रहा, बट भारत को आपको क्या करना होगा, इन लोगों को एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी के तहत बांधना होगा। ग्लोबली इन लोगों को एक करना होगा कि तभी जाके आप एक सुपर पावर की तरह जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, वो तभी होगा। तभी आप विश्व गुरु बन पाएंगे। पहले आपको विश्व मित्र बनना होगा, और विश्व मित्र से पहले आपको पड़ोसी मित्र बनना होगा। ओके, तो आप पहले पड़ोसी मित्र बनिए, इन लोगों के साथ एक बढ़िया सा रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। इनफॉर्मल कनेक्ट हो, फॉर्मल कनेक्ट हो, उनका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो, इन सारी चीजों में उनका मदद करिए। और उसके बाद आप जो है एक ग्लोबल इमेज अपनी पेश कर पाएंगे और अच्छे तरीके से। दैट इज रिटन इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, इशू क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके साथ आज का सेशन खत्म होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कोई फीडबैक देना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल फिर इसी टाइम पे मैं आपसे मिलूंगा कल के न्यूज़पेपर को लेके। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, उजय शंकर।